नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस आर्टिकल में हम लोग बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव्स के बारे में, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कंटेक्स्ट की कि न्यूज़ में क्यों है इम्पॉर्टेंट है ये। इसके कंटेक्स्ट से ही एक तरीके से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई मिनिस्ट्री क्रिएट करी है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। ठीक है, ये कोऑपरेटिव्स जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अभी हम समझेंगे कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं। कुछ नहीं होता, सिर्फ ग्रुपिंग होती है इंडिविजुअल्स की कि सारे लोग एक साथ आ रहे हैं और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को सर्व कर रहे हैं। क्योंकि एक पर्सन के पास वो सारे रिसोर्सेज नहीं थे, तो मेरे पास कुछ रिसोर्स है, किसी अदर पर्सन के पास कुछ रिसोर्स है, उसके पास कुछ रिसोर्स है, और हम सबको लगता है कि अगर हम एक साथ मिल जाएं और अपने रिसोर्सेज को अगर शेयर करेंगे तो हम सबका फ़ायदा हो जाएगा और एक साथ हम ग्रो कर सकते हैं और हमारा प्रॉफिट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब कुछ बढ़ेगा। एक तरीके से कुल मिलाकर फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये पर्पस होता है कोऑपरेटिव्स का, तो यही नेचर भी होता है कोऑपरेटिव्स का। तो आगे बढ़ने से पहले चलो पहले हम लोग कोऑपरेटिव्स के बारे में जान लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं इसके बारे में जानेंगे। लेकिन आप कंटेक्स्ट समझ गए होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है एक नई मिनिस्ट्री है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर्म करी एक सेपरेट मिनिस्ट्री के तौर पर। अब बात करते हैं दोस्तों कोऑपरेटिव्स के बारे में कि कोऑपरेटिव्स होते क्या है। ठीक है, ईजी सा आर्टिकल है, अच्छा है, बहुत सारे आपको फैक्ट्स जानने को यहाँ पर मिलेंगे। देखो कोऑपरेटिव्स क्या होता है, सबसे पहले तो याद रखना ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन मतलब ये होता है कोई ज़बरदस्ती नहीं बनाया गया होता कि मैं आपकी कॉलर पकड़ के आपको ले आऊँगा कि चलो मतलब अब तुम्हें तो इस ग्रुप में शामिल होना ही पड़ेगा। अगर हर एक कोऑपरेटिव का एक कोऑपरेटिव मतलब क्या, हर एक ग्रुप का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट एग्जांपल है, लेकिन आपको कोऑपरेटिव की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मिल जाएगी इससे। हमारा ये चैनल है ट्रू आईएएस, ठीक है। मैंने कल को यहाँ पर ये बोला कि हम लोग ना अलग अलग तरीके के ऑप्शनल पढ़ाएंगे, लेकिन मुझे पीएसआईआर के अलावा और कोई ऑप्शनल पढ़ाना नहीं आता। ऑप्शनल तो मैं एक ही पढ़ा सकता हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं पीएसआईआर पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल को कि एग्रीकल्चर, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर, हिस्ट्री, ये सब ऑप्शनल पढ़ाएं। और मुझे इसके लिए फैकल्टीज़ की रिक्वायरमेंट है। मैंने आप लोगों के लिए इंटरव्यू लिए, तो उसमें से कोई पर्सन है वो हिस्ट्री में बहुत अच्छा निकला, कोई पर्सन ज्योग्राफी में बहुत अच्छा निकला, कोई पर्सन सोशियोलॉजी में बहुत अच्छा निकला। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम सारे लोग ना ये चीज़ ऑप्शनल जो है फ्री में चलाना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब से जो अर्निंग आएगी हम लोगों को वो हम आपस में डिवाइड कर लेंगे, हम आपस में बांट लेंगे सारे के सारे लोग। तो अब इससे होगा क्या, ये ट्रू आईएएस चैनल ग्रो करेगा, स्टूडेंट्स का फायदा होगा, फैकल्टीज को अपनी इनकम मिल रही है, हो गया सबका पर्पस सॉल्व। यही होता है कोऑपरेटिव। वॉलंटरी एसोसिएशन है, मैं कोई घसीट को नहीं लाया, मैंने उनको बोल दिया था इतनी अर्निंग मिलेगी यूट्यूब से। भाई आप जो पढ़ा रहे हो, आप अपने बच्चे जितने आपके जितने व्यूअर्स जो आपके इकट्ठे हो पाए, हिस्ट्री वाले सर से मैंने बोला कि आपको जितने लोग देखेंगे, और यूट्यूब पे मैं देख लूँगा कि हिस्ट्री की आपका जो हिस्ट्री का जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है कि उसमें कितने क्या कहते हैं व्यूअर्स आ रहे हैं और कितना आपका वॉच टाइम वगैरह सब कुछ मिलाकर कि आपकी रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई है। ऐसे में ज्योग्राफी वाले सर को बोलूँगा, मैं सोशियोलॉजी वाले सर को बोलूँगा, और फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं देखूँगा मेरे पास कितने हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने एग्जाम्पल डिस्कस करे आपको, ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन ही तो है। वॉलंटरी तो है ना, आप मतलब आप सोच समझ के तो जाओगे ना। तो ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है इंडिविजुअल्स का जिनकी कुछ कॉमन नीड्स होती हैं। ठीक है, अब कॉमन नीड्स जैसे यहाँ पर सबकी क्या थी कि सबको भाई अर्निंग चाहिए थी, सबके पास टैलेंट और स्किल ये था कि वो पढ़ा सकते हैं अपने अपने फील्ड का ऑप्शनल। तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस, और सारे लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो आसानी से वही चीज़ें लिखी हुई हैं, दे जॉइन हैंड्स टुगेदर, ताकि इनका एक कॉमन इकोनॉमिक गोल या फिर इंटरेस्ट हो सके। इकोनॉमिक गोल और इंटरेस्ट क्या हो सकता है, पैसा। ठीक है, यहीं पर ये इन फैकल्टीज़ का एम था। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव्स जो होते हैं, किस किस प्रकार के कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो सकती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हो सकती है, नाम है ये सिर्फ। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकते हैं, ये भी एक तरीके से कोऑपरेटिव्स हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, अगर आप ऊपर देखिए जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि इंडिया में किस प्रकार के हमें जो है अलग अलग तरीके के जो कोऑपरेटिव्स देखने को मिलते हैं। तो एक होते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, फिर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। सबसे प्रोमिनेंट जो आपको देखने को मिलेंगे ना वो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ देखने को मिलेंगे। और अब जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं वो हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है,
तो हम कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, पॉलिटी की मैगजीन में PT3 शिक्षण में है क्यों? इसकी एक रेलेवेंस है जो कि आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते होंगे और आई एक्सपेक्ट कि आपको ये चीज़ पता होगी। देखिए, हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था साल 2011 में, जिसका नाम था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट को लाने के बाद, ठीक है, हुआ क्या, एक आर्टिकल इंसर्ट करा गया आर्टिकल 19 के अंदर, उसका नाम था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। यहां पर देखिए, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन कलर से, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। इस आर्टिकल के इंसर्ट करने के बाद, जो कि आर्टिकल कैसे इंसर्ट हुआ, ये 97 अमेंडमेंट एक्ट की मदद से ये बोला गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाना एक तरीके से फंडामेंटल राइट है। सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है सोचा गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, कि इसमें सबकी हेल्प हो जाती है ना एक तरीके से, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। मेरे पास कुछ रिसोर्सेज है, आपके पास कुछ रिसोर्सेज है, आओ हम एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं, मदद कर देते हैं, ताकि हम साथ में लाइफ में ग्रो करें। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल राइट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है, कोऑपरेटिव ग्रुपिंग बनाना। इसके साथ साथ 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की मदद से एक और आर्टिकल इंसर्ट करा गया, आर्टिकल 43B कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के अंदर, जो कि पार्ट 4 आप जानते हैं DPSP है। तो यहां पर क्या बोला गया कि स्टेट मतलब सरकार, नेशन स्टेट की बात हो रही है, वो प्रयास करेगी कि किस प्रकार से यहाँ पर, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एक तरीके से डायरेक्टिव होते हैं, ये तो आप जानते ही हो कि एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस होती हैं स्टेट के लिए, नेशन स्टेट के लिए, सरकारों के लिए, है ना। तो स्टेट जो है वो अपने प्रयास करेगी पूरी तरीके से कि वो वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर कोई भी फॉर्म होगी उसके अंदर डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट कैसे हो सके, तो ये चीज़ बोली गई। उसके बाद एक नया पार्ट इंसर्ट करा गया, ठीक है, जिसका नाम था पार्ट 9B, इसको इंसर्ट करा गया, ठीक है, जो कि डील करता था कि किस तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, जो मेंबर्स होंगे उनका टर्म क्या होगा, उनके जो भी स्टाफ होगा, ऑफिस बेरर्स होंगे, उनकी फंक्शनिंग कैसे होगी, इफेक्टिव तरीके से मैनेज कैसे करा जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ये सारी बातें बोली गई। और पार्ट 9B जो है वो आर्टिकल पार्ट है ना, अभी ऑब्वियसली बात है, तो कुछ आर्टिकल में तो आएगा ही है। तो पार्ट 9B कहाँ से लेकर कहाँ तक के आर्टिकल्स में कवर है, आर्टिकल 243ZH टू 243ZT, ये सारा पॉइंट जो है, जो हमने डिस्कस करा है, पूरा का पूरा पैराग्राफ आप आराम से रिकॉल कर पाए होंगे, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, क्योंकि ये चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है। कुछ शुरू के इनिशियल चैप्टर्स में ये सारी बातें लिख रखी हैं लक्ष्मीकांत के अंदर, तो आई होप आप इसको आराम से समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी कोऑपरेटिव्स के बारे में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कैसे फंक्शन करती हैं। इंडिया के अंदर एक बार इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का आइडिया आया कैसे। तो देखिए, इंडिया के अंदर ये वाला फैक्ट आपको काफ़ी कम जगह मिलेगा। इंडिया के अंदर एक पर्सन थे, ठीक है, सर फ्रीडरिक निकोलसन, आज़ादी से पहले की बात है ये, ठीक है, सर फ्रीडरिक निकोलसन उस टाइम पर हिंदुस्तान में थे। इनको माना जाता है एज फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है, बात ध्यान से सुनना, अभी हम सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी मैं आपको वर्ल्ड लेवल पे भी बताऊंगा कि जो कोऑपरेटिव जो है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो नेचर है वो वर्ल्ड लेवल पे ये आइडिया कैसे है, अभी हम सिर्फ इंडिया के लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पर्सन थे जिनका नाम था सर फ्रीडरिक निकोलसन, इन्होंने किसानों की समस्याओं को स्टडी करा। ठीक है, कब की बात है, जब मद्रास के अंदर फेमीन आया था, उस टाइम पर इन्होंने किसानों की समस्या को देखा और इन्होंने कि मद्रास फेमीन क्यों आया, सरकार का क्या प्रयास होना चाहिए था, उसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी 1895 के अंदर। 1895 में इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी, ठीक है, जिसकी मदद से हालात कुछ ऐसे बने कि कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज फॉर्म हुई और कोऑपरेटिव बैंक्स जो आज हमें देखने को मिलते हैं ना, एक तरीके से इनका जो बेस है ना, इनका जो बैकग्राउंड है, ये सर फ्रीडरिक निकोलसन की ये रिपोर्ट है 1895 में जो इन्होंने दी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, फार्मर्स की जो कोऑपरेटिव्स हैं वो बहुत कॉमन है हमारे देश के अंदर, क्योंकि सारे फार्मर्स को देखो ये रियलाइज होता है कि हम अपने इशू को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं एज कम्पेयर टू कोई भी सरकार, कोई भी चीज़। वो तब उनका रोल तब आता है जब दिक्कत आ चुकी होती है, दिक्कत हो चुकी होती है, आफ्टर इफेक्ट्स के बाद उनका रोल आता है। लेकिन हम ग्राउंड लेवल से, ज़मीन से जुड़े हुए किसान होते हैं, हम ऑलरेडी समझ सकते हैं अपनी सिचुएशन को, उस सिचुएशन को टाल सकते हैं। बस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, हमारे पास नॉलेज नहीं होती, हमारे पास स्किल नहीं होती, हमारे पास मैन पावर नहीं होती।
तो अगर सारे फार्मर जिनके पास, मान लीजिए किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास स्किल है, किसी को खेती बाड़ी करना बहुत अच्छे से आती है, किसी को ये पता है कि किस मिट्टी के अंदर कौन सा क्रॉप ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, ठीक है। तो सारे के सारे अगर ऐसे 15-20 तरह के फार्मर साथ में आ जाएं तो वो अपनी प्रोडक्शन को बूम कर सकते हैं, और उस बूम हुई प्रोडक्शन पे जो प्रॉफिट आएगा वो सब फायदा उठा सकते हैं उससे अपना, ठीक है। और भी चीज़ों की बात करते हैं इसमें, लेकिन उससे पहले एक रिलेटेड न्यूज़ के एस्पेक्ट को हम लोग देखते हैं। हाल ही में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक पार्ट था जो कि 97 अमेंडमेंट एक्ट से, अभी हमने पढ़े ना इतने सारे पार्ट, इतने सारे आर्टिकल इंसर्ट करे गए, एक पार्ट को हटा दिया, ठीक है, एक पार्ट को हटा दिया, और इसके साथ साथ पार्ट 9B को कंप्लीटली हटा दिया, ठीक है। 97 अमेंडमेंट एक्ट जो था वो पार्लियामेंट के द्वारा पास करा गया था। क्यों करा गया था, मैं उसका रीजन बता रहा हूं आपको, क्योंकि हटाया क्यों, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, तो जो 97 अमेंडमेंट एक्ट था ना, उसको पार्लियामेंट के द्वारा पास करा गया था। पार्लियामेंट ने क्या करा था कि यार, ऊपर देखो, आप यहां पर देखो, ये क्या है, इसको देखना, मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये देखो ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। और आपको पता होगा कोई भी जो अमेंडमेंट एक्ट होता है ना, उसमें पार्लियामेंट, एक तो पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर्स की कंसेंट चाहिए होती है, स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट चाहिए होती है। पार्लियामेंट अपनी मर्जी से नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। अगर संविधान के अंदर अगर किसी भी तरीके का अमेंडमेंट लेकर आना है ना, तो पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर्स की मंजूरी चाहिए होती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ये जो प्रोविजन है ये कौन से आर्टिकल में गिवन है, कि जो ये मैंने बोला कि पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेचर्स की मंजूरी चाहिए थी, ये कौन से आर्टिकल में गिवन है। और ये भी बताना इसके साथ साथ कि कितना, मतलब कितनी स्टेट लेजिस्लेचर्स की मंजूरी चाहिए होती है, मतलब उसके अंदर कितनी विधानसभा हमें चाहिए, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो अपने अपने विधानसभाओं में कितना, मतलब कितनी संख्या से मतलब वो बिल पास करें कि मतलब पार्लियामेंट मंजूरी दे दे और फिर इतनी नंबर ऑफ विधानसभा में वो वाला बिल पास हो जाए, तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए जो स्टेट लेजिस्लेचर्स की मंजूरी चाहिए होती है, उनसे हमें रेटिफाई करवाना होता है, उनकी विधानसभा में पास करवाना होता है। सरकार ने ये 97 अमेंडमेंट एक्ट जो है, मतलब पार्लियामेंट ने एक तरीके से उसको पास कर दिया था विदाउट गेटिंग देम रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मतलब वो चीज़ है कि ये ऐसा बोल रखा है। अब यहाँ पर क्लियर एक्ट आपको क्या दिख रहा है, हमने जो शुरू के आर्टिकल्स में हमने डिस्कस करा था, क्रिस्टल क्लियर एक्ट हमें पता लग रहा है ना कि एक तरीके से ये है कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्री। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बोला गया था कि आप एक ऐसी चीज़ नहीं करोगे, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना है तो आपको बीइंग, यहाँ पर देखना, एक मिनट रुको, बीइंग पार्लियामेंट, आपको स्टेट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कंसेंट चाहिए होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज है आप इसको क्रॉस कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट साफ तरीके से एक इशारा दे रहा है कि बेटा अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज को क्रॉस करोगे तो हमारे पास एक शस्त्र है तुम्हारी गर्दन काटने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा, वो उसको इनवैलिड करार दे देगा। वैसे तो पूरा हटा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक रहम बख्श दी सरकार के ऊपर कि उसने सिर्फ एक पार्ट को रिमूव करा, पार्ट 9B, और कुछ पार्ट रिमूव करे इससे, जो कि सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हुआ कि चीज सरकार ने ठीक नहीं करी है, ठीक है। कोर्ट ने डिक्लेयर क्या करा, बोला क्या, कोर्ट डिक्लेयर दैट जो पार्ट 9B है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो सिर्फ तभी ऑपरेटिव है ओनली इन सो फार एज इट कंसर्न्स, अगर वहां पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हो, स्टेट्स के अंदर भी और यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी, तब वो सिर्फ ऑपरेटिव रहेगा, वरना उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब आप समझ गए, कोर्ट ने ये कहा कि अगर बड़ी सारी, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगर फंक्शन कर रही हैं किसी राज्य के अंदर या किसी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर, तो ठीक है, तो वो ऑपरेटिव होती रहेंगी। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वहां पर नहीं है, गिनी चुनी है बस इक्की दुक्की, तो फिर ये वाला पार्ट जो है वो लागू नहीं होगा। और आई थिंक ये आपको पता होगा कि पार्ट 9B है क्या, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला ना, यहाँ पर देखिए किस पार्ट की बात करिए, पार्ट 9B है ना, तो यहाँ पर देखिए पार्ट 9B अभी हमने पढ़ा था, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, कि ये डील करता है कि किस तरीके से जो मेंबर्स हैं, पहले तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बननी कैसे चाहिए, टर्म क्या होगा मेंबर्स का, जो कि स्टाफ ऑफिस बेरर्स वगैरह काम कर रहे हैं, इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे हो सकती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक कवर है, आर्टिकल 243 ZS टू 243 ZT, इसके ऊपर एक तरीके से लगाम लगा दी कोर्ट ने।
ठीक है। अब इस पूरे आर्टिकल में मुझे आपको दो चीज़ें बतानी है। ये देख रहे हैं डू यू नो का बॉक्स, तो इसके अंदर क्या है कि जैसा मैं आपको बता रहा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की शुरुआत वर्ल्ड लेवल पे कैसे हुई। कोऑपरेटिव मूवमेंट सबसे पहले शुरू होता है 1844 के अंदर। कौन सी कंट्री के अंदर? ब्रिटेन के अंदर। 28 कपड़े बुनने वाले कुछ वीवर्स थे, वो साथ में आते हैं और उन्होंने ग्रुपिंग फॉर्म करी, ठीक है। पहली कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो थी उसको इनिशिएट करने वाले पर्सन का नाम था रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन ने 1844 एडी में पहली कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो थी वो चलाई और इसका नाम उन्होंने रखा रॉसडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पाइनियर्स, ठीक है। अब इक्विटेबल वर्ड आ गया तो हम इतना समझ सकते हैं हमारी सोसाइटी का नाम तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इससे हमें ये चीज़ पता लगती है कि एक तो ये ब्रिटेन के अंदर एक तरीके से फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुई थी और यहाँ पर जब ये वर्ड आ गया इक्विटेबल तो इसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो नेचर है मतलब शुरू से ही जब से इनका बर्थ हुआ है, ऐसे किसी कंसेप्ट का बर्थ हुआ है, तो यहाँ पर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाती है कि बेनिफिट जो हैं वो सारे मेंबर्स को इक्विटेबली मिले, फिर चाहे कोई मेंबर ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, सबके बेनिफिट जो हैं वो इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव इस सोसाइटी का उस टाइम पर ब्रिटेन में फॉर्म होने का ये था कि गरीब लोगों को कैसे ना कैसे करके बचाया जाए, ठीक है, ताकि उनको जो गुड्स हैं जो कि बहुत महंगी होती हैं, अमीर लोग तो उनको अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन इनको लोअर प्राइसेस के अंदर वो गुड्स मिले, मार्केट प्राइस, ठीक है, कि मार्केट में जो रेट चल रहा है इतना ये अफोर्ड नहीं कर पाते, उससे कम में मिले। मिडल मैन का जो कंसेप्ट है, जो बिचौली होते हैं उनको रिमूव करा जाए और बेटर तरीके से जो है सर्विसेज ऐसे मेंबर्स को मिले जो कि गरीब परिवार से आते हैं, ठीक है, ये इनका एम था। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। तो रॉबर्ट ओवेन का ये इनिशिएटिव था और इंडिया के अंदर किसका इनिशिएटिव था याद रखना, वहाँ पर ब्रिटेन के अंदर, वर्ल्ड के अंदर रॉबर्ट ओवेन, यहाँ पर सर फ्रीडरिक निकोलसन। ये चीज़ याद रखना, दो चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। गवर्नेंस कैसी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की हम पढ़ ही चुके हैं। सबसे पहला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आपको याद रखना है कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है, ठीक है, 7 शेड्यूल में आता है, ठीक है। कोऑपरेटिव जो कंसेप्ट है वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है, 7 शेड्यूल के अंदर आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फॉर्म करना ये एक तरीके से फंडामेंटल राइट है, जैसा कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसने सिद्ध कर दिया था 2011 में। अब आप समझ गए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरी तरीके से नहीं हटाया। सुप्रीम कोर्ट इसे कहीं ना कहीं एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत पार्ट ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मान रहा है इसको। चाहता तो देखो बाउंड्री क्रॉस करी थी पार्लियामेंट ने यहाँ पर कि उसने स्टेट लेजिस्लेशन से कंसर्न नहीं लिया, कंसर्न लेना चाहिए था ना, रेटिफाई करवाना चाहिए था उनकी भी विधानसभाओं के अंदर इसको, लेकिन ना करवाते हुए इतने साल से 2011 से चलाया जा रहा है। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाई कि पूरी तरीके से हटा सकता था लेकिन फिर भी नहीं हटाया, कि पर्पस तो अच्छा है ना इसका, बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो पार्ट 9B को देखते हुए तो यहाँ पर देखो इंटेंशन की बात है। मेंस 365 जब करवाऊंगा ना तो इस तरीके के एनालिसिस आपको दिया करूंगा मैं, ठीक है, कि कोई चीज़ कभी कभार कोर्ट को हटानी चाहिए फिर भी वो नहीं हटाता क्योंकि बड़ी बहुत टाइम ना कि जैसे क्या होता है कि अगर वो डिसीजन ले लेगा तो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ना मतलब उथल पुथल मच जाएगी, तो इसलिए कोर्ट मतलब बसता है इन सब चीज़ों के। जहाँ हटाने वाली बात होती है कि देखता है कि हाँ यार सरकार के ऊपर एक लगाम भी कसी जाए और किसी का नुकसान भी ना उसको पूरा हटाने से, तो ये चीज़ थी। फिर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव भी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव क्यों बोल रखा है, डेफिनेटली डायरेक्टिव कोई भी होता है वो डीपीएसपीज में गिवन होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आउट ऑफ फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, इसको हम कवर कर चुके हैं शुरू के पहले दूसरे करंट अफेयर के अंदर, इनमें से कौन सा एनफोर्सिबल है और कौन सा एनफोर्सिबल नहीं है, किसके लिए कोर्ट पर्सन डायरेक्टली जा सकते हैं किसके लिए नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये डीपीएसपी के अंदर मेंशन है अंडर आर्टिकल 43 भी, ये हम पढ़ चुके हैं। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एक आया था 2002 के अंदर, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आया था 2002 के अंदर। ये जो सोसाइटीज़ होती हैं जो कि ऐसे आना चाहती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर, जैसे मतलब मान लीजिए कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, और वो ऑपरेट करना चाहती है इन मोर देन वन स्टेट, ठीक है, तो ये एक्ट आया था ताकि ऐसी किसी सोसाइटी की जो कि एक से ज़्यादा राज्यों के अंदर या फिर अपने काम को फैलाना चाहती है एक तरीके से और मेंबर्स को ज्वाइन करना चाहती है, तो उनका सिर्फ एक चीज़ था यहाँ पर कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आसानी से हो सके, इसके लिए एक्ट आया था। तो आई थिंक आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारे कितने ये इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो टॉपिक है ना, इसके अंदर हमने ये सारे के सारे इतना टॉपिक जो है कवर कर लिया कोऑपरेटिव तक। अब हमारे 2 बचे तो हमारा पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, जल्दी से इसको भी निपटाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।